आपको अगर 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जाना है तो 10 से 15 नंबर इस वीडियो से पक्के कर लो। महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, ये प्रश्न हर साल आते हैं और उम्मीद करते हैं 2024 में भी ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे। उन सभी क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हो तो 2024 की बोर्ड परीक्षा यानी 29 फरवरी को बायोलॉजी के पेपर में आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम उन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल भाषा में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनन क्या है? ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, सिंपल सा है। जनन एक प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। यानी अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, जन्म देना ही जनन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है बाबू। ठीक है, अब देखिए दूसरा दोस्तों, पुनरुद्ध भवन क्या है? ठीक है, शरीर के एक छोटे खंड द्वारा संपूर्ण जीव के निर्माण को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यानी दोस्तों शरीर का एक छोटा, ठीक है, जैसे एक छोटा खंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा है। अब इससे पूरी पेन का जब निर्माण हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अमीबा हो गया और जैसे हाइड्रा हो गया, इन दोनों में क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उससे जब उसका संपूर्ण जीव का निर्माण होता है तो यही अमीबा हो जाता है और हाइड्रा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निषेचन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका उत्तर भी है। ठीक है, उत्तर है दोस्तों, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, युग्मनज क्या होते हैं? इसमें आपको लिखना है, निषेचन पश्चात अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? इसमें दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उससे क्या मतलब निकलता है। ठीक है, इसका सिंपल सा उत्तर है दोस्तों, जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जनानांग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी ऐसा पुष्प जिसमें नर भी का कुछ अंग हो और मादा का भी कुछ अंग हो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, और देखिए जायांग क्या होता है, इस पर टिप्पणी आपको लिखना, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, अंडकों से मिलकर बनने वाली संरचना जायांग कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक अंड में जननांग अंडाशय पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सिंपल सा है, गुरु बीजाणु जनन मादा कोशिकीय में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पादप भ्रूण के जनक है कौन है? तो इसका दोस्तों भारतीय पादप भ्रूण के जनक पी माहेश्वरी भारतीय पादप भ्रूण के जनक है। ये आपसे पूछा गया था दोस्तों, उसमें बहुविकल्पीय में भी। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय में भी आ गया, बहुत ही सिंपल सा है, भारतीय पादप भ्रूण के जनक पी माहेश्वरी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, युग्मनज कब बनता है? तो बहुत ही सिंपल सा है, संयुग्मन के पश्चात अंड से युग्मनज बनता है। यानी जब संयुग्मन होता है तो उसके बाद अंड से युग्मनज बनता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है? निषेचन के पश्चात द्वितीय केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, यही होता है भ्रूण कोश। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुभ्रूणता क्या है? ठीक है, इसको सिंपल भी लिखेंगे, जब एक बीज में, ठीक है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो यही प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या है दोस्तों? जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो यही प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। बहु माने अधिक से, अभ्रूणता तो भ्रूणता है ही, यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, विरसण के दो कार्य लिखिए। यानी नर जनन अंग में जो विरसण होता है उसके कार्य क्या है? ठीक है, तो पहला कार्य हो जाएगा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना। ठीक है, दूसरा कार्य है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, तो स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन
फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही निषेचन कहाँ होता है? स्तनी महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण करता है या शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसमें फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन। अगुणित शुक्राणु यन और अगुणित अंडाणु यन के संयोजन का निर्माण होता है युग्मनज। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगुणित शुक्राणु और अगुणित अंडाणु, ठीक है, अब इनमें जब गुणसूत्र मिलेंगे तो एक n A और एक n तो कुल मिलाकर 2n हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको तो नर मानव में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, इसको समझना, ध्यान से समझना। नर मानव में देखिए, नर मानव में विषण शरीर से बाहर विषण कोश में उपस्थित होता है। विषण कोश का तापमान 2 से 3 अंश सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए, शुक्राणु का निर्माण होने के लिए तापमान का कम होना आवश्यक है। अब तापमान शरीर के अंदर ज्यादा है, तो इसलिए विषण को बाहर बनाया गया है। ठीक है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय विषण अपने मूल स्थान से हटकर विषण कोश में चला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विदलन को परिभाषित कीजिए। विदलन एवं समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, निषेचन के 24 घंटे बाद युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार कोशिकाओं में सतत विखंडन या विदलन कहलाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों। निषेचन के 24 घंटे बाद युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को एकदम रट डालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।